कैसे आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं 6th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, 4th और 5th सेमेस्टर में। लेकिन आपको पता है कि फार्माकोलॉजी में जस्ट आपको सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़नी होती है ड्रग्स की, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना होता है, ठीक है। आपको बीमारी पता होना चाहिए पूरी अच्छे से। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फार्माकोलॉजी में पढ़ना होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी में आपके पास सबसे पहला टॉपिक है एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, ठीक है। यानी एस्मा के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, एस्मा हम बोलते हैं उसको, अस्थमा नहीं बोलते, ठीक है। एस्मा के लिए जो इस्तेमाल होती हैं ड्रग्स, उसको हम बोलते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे थोड़ा सा एस्मा क्या होता है, ठीक है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है पैथोफिजियोलॉजी का, जो ये आपका एक चैप्टर सब्जेक्ट था आपका, ठीक है, 2nd सेमेस्टर में। तो आपने वहाँ पे एस्मा पढ़ा होगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स में, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, डिसीज जो होती है, उस पर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस्मा और सीओपीडी दो मेन जो आपका है। तो पहले आपको देखना है कि एस्मा क्या होता है, थोड़ा हम वो देखेंगे, देन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एस्मेटिक ड्रग्स। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। देखो, एस्मा क्या है, आपकी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, एक तरह से रिवर्सिबल लंग्स डिसीजेज होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास आता है लंग्स, आपको पता है लंग्स का इसमें क्या होता है, आपका ट्रैकिया होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपकी ब्रोंकाई होती है, तो आपको सबको पता है, ठीक है। देन आपको ब्रोंक्योल्स आता है, फिर उसके बाद आपका एल्वियोली डक्ट्स आती हैं, देन एल्वियोली आती है, ठीक है। एंड में आपकी एल्वियोलीज होती हैं छोटी छोटी। ये आपकी अंगूर, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे होता है, ग्रेप्स की जो गुच्छा होते हैं वैसे एल्वियोलीज आपकी होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपका ये लंग्स का डायग्राम है। अब आपको पता है कि देखो, ये आपकी जो एस्मा है ना, ये आपकी सिंपली इसके इस वाले हिस्से की रिगार्डिंग है, ठीक है। और अगर आप जब सीओपीडी पढ़ोगे तो आपके लंग्स के अंदर चले जाएगी वो, ठीक है। तो सिंपल आया समझ। आपकी जो एस्मा वाली कंडीशन है वो आपके सिंपल यहाँ पे इस चीज पे एक्ट करती है, ठीक है। इस टी शेप पे आप बोल सकते हो एक्ट करती है। अगर आप सीओपीडी पढ़ोगे तो सीओपीडी सिंपल आपके लंग्स में चल जाएगी पूरी, ठीक है। आपकी एल्वियोली के ऊपर एक्ट करती है वो, ठीक है। तो सीओपीडी को हम आगे देखने वाले हैं जब आपका नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका एस्मा की जो है सिंपल डेफिनेशन वो क्या है। तो एस्मा इज अ क्रोनिक, क्रोनिक क्या होता है, यानी आपकी जो क्रोनिक जब भी वर्ड आएगा तो यानी लॉन्ग आपकी जो टर्म में डिसीज चलती है, ठीक है। यानी बहुत लंबे टाइम तक जो डिसीज चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्टिव यानी किसी चीज का रुकावट हो जाना, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव तो हो ही रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लंग्स है, सॉरी जो आपके यहाँ पे ट्रैकिया है, ब्रोंकिया है, इसमें आपकी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है म्यूकस की वजह से। यहाँ पे म्यूकस ज़्यादा रिलीज होता है, म्यूकस की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो आपका ल्यूमिन है वो बहुत कम जगह रह जाती है वहाँ पे, उस वजह से ऑक्सीजन आपने अच्छे से नहीं ले पाते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव है, ये रुकावट हो रही है ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन आप अच्छे से इनहेल नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे उसके बाद आपका रिवर्सिबल लंग्स डिसीज होती है। रिवर्सिबल लंग्स डिसीज मतलब ये आपकी रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है। अगर आपने एकदम से मेडिसिन ले ली ना अपने एकदम से, तो आपकी एकदम से ठीक भी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कह रही कि पूरी तरह से ठीक हो जाती है, उसको प्रॉब्लम आती है जब बाद में ट्रिगर आता है उसके पास, ठीक है। जब बाद में इसको स्टिमुलेट आता है तो दोबारा से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन रिवर्सिबल है, उस कंडीशन में जब वापस आ जाती है वो। जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे सिंपल क्या होता है, ये आपका मैंने इसको कट करके आपको दिखाया है सिंपल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है ये। आप देखो, ये आपने कट करके यहाँ पे सिंपल, ये आपका नॉर्मल इंसान में होता है, ये आप एक नॉर्मल पर्सन का होता है। ये जो कंडीशन देख रहे हो एक नॉर्मल पर्सन की है, ठीक है। और ये कंडीशन जो है एक एस्थमेटिक पेशेंट की है। अब नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल में आपका जैसे आपका जो एयरवे होगा वो बिल्कुल खुला होगा, मतलब पूरे एक तरह से प्रॉपर वहाँ पे जगह होगी ऑक्सीजन आने के लिए जाने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपका ऑक्सीजन अच्छे से आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से जा सकती है। तो प्रॉपर ल्यूमिन यहाँ पे आपको स्पेस आपके पास है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर, यहाँ पे जो उसका ल्यूमिन है, ल्यूमिन में क्या होता है, ल्यूमिन का जो ठीक है स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है, या तो उसको इन्फेक्शन हो गया, या कोई उसको प्रॉब्लम है, या तो उसको कोई ऐसे फॉर एग्जांपल एलर्जी हो गई इसको, ठीक है, एलर्जी रिएक्शन। यहाँ पे म्यूकस जो है, म्यूकस आपको पता है अगर ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो उसकी वजह से भी ल्यूमेन जो है बहुत कम स्पेस उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसकी जो इन्फ्लुएंस करते हैं एस्थमा को, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक एस्थमा का अटैक भी आता है। अब एस्थमा के अटैक में और एस्थमेटिक पेशेंट में क्या थोड़ा सा कैसा डिफरेंट है, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको और कम कर देती हूँ, इसको इस ल्यूमिन को और कम कर देती हूँ, ल्यूमिन कैसे कम होगा, मान लो कि जैसे एस्थमा के पेशेंट में क्या होता है, एस्थमा के पेशेंट में अभी ये नॉर्मल पेशेंट है, ये एस्थमा के पेशेंट है, एस्थमा के पेशेंट में हमेशा ये जो कंडीशन रहती है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन तो आ रही है उसको, लेकिन कम ऑक्सीजन आ पाती है उसको, ठीक है। लेकिन अब मान सपोज करो आप भी जब नॉर्मल इंसान कोई भागता है ना तो उसको भी सांस चढ़ जाता है। अगर सपोज करो आप कोई एस्थमा का पेशेंट है, वो भी एकदम से भागने लगे और उसको ल्यूमिन इतना है और आपको ल्यूमिन इतना है,
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है सांस किसको जल्दी चढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है जिसको एस्मा है उसको चढ़ेगा सांस। तो जब एस्मा का पेशेंट या तो कहीं एक डस्ट वाले एरिया में जाता है या ऐसे एकदम से एक्सेसिव एक्सरसाइज अगर वो कर लेता है तो उसकी वजह से उसका ल्यूमेन जो है सारा ऐसे पूरा कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, और उस वजह से उसको एस्मा का अटैक आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे एक तरह से इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू म्यूकोस, म्यूकोस की वजह से हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे नैरो हो जाता है, आपको जो ल्यूमेन है वो आपका नैरो हो जाता है। और यहाँ पे हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स आ जाता है। हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स क्यों आता है, जैसे मान लो आपका जो एस्मा का पेशेंट है उसकी पहले से ही आपका ल्यूमिन कम है, उसका ल्यूमिन स्पेस जो है वो कम है। अगर थोड़ा सा कोई ट्रिगर बाहर से आ जाता है और कोई भी डस्ट वेस्ट के या इन्फेक्शन कोई भी कंटेक्ट में आ जाता है तो ऑब्वियस बात है उसको जो और भी उसको स्टूमुलेट मिलेगा, ठीक है। स्टूमुलेट की वजह से सॉरी, तो यहाँ पे हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स होगा उसको, ठीक है। हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स इन सर्टेन स्टिमुली, ठीक है। एंड करेक्टरिस्टिक्स बाय द विजिंग, विजिंग क्या होती है एक तरह से जब वो सांस लेते हैं ना उसके उस टाइम पे एक आवाज आती है, जैसे सीटी की आवाज होती है ना, सीटी की आवाज वैसी आवाज आती है विजिंग, ठीक है। और डिपनी क्या होता है एक तरह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ होगा उसको, चेस्ट टाइटनेस उसको होगी, ठीक है। तो ये एस्मा का एक सिंपल सा आपको मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि एस्मा क्या होता है। तो यहाँ पे आपको स्टेप भी बताए गए हैं कि कौन कौन से 3 स्टेप प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, ठीक है। एस्मा के पेशेंट में 3 स्टेप प्रॉब्लम होती है। पहला क्या होता है, एयरवे का इन्फ्लेमेशन होता है। एयरवे का इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। कोई एलर्जी हो गई, कोई इन्फेक्शन की वजह से, या उसमें म्यूकस का ज़्यादा एक्सेसिव क्या हो गया कि सिक्रेशन हो गया जिस वजह से इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। यानी ल्यूमेन का जो स्पेस है वो बहुत कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है, एयरवे हाइपर सेंसिटिवनेस स्टिमुली, यानी जैसे एस्मा के पेशेंट नॉर्मल अगर कहीं पे भी किसी डस्टी वाले एरिया में चला जाता है या जहाँ पे तो कोई सी पोलन ग्रेन से कोई प्रॉब्लम है या उसको किसी भी एलर्जी के एरेजेंट की वजह से कोई भी हो सकता है, जैसे एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लिया, प्रेशर ज़्यादा मतलब ऐसे क्रिएट कर लिया, कुछ भी आप लगा लो, ठीक है। तो उसके लिए स्टुमली है, स्टुमुलेंट है, ठीक है, ट्रिगर है वो। तो यहाँ पे इसका हाइपर रिस्पॉन्स आएगा उसका, ठीक है, एकदम से वो हाइपर रिस्पॉन्स करेगा उसके ऊपर, ठीक है, एकदम से। नेक्स्ट आपका होगा मसल विद इन द एयरवे कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, यानी जो आपकी मसल्स है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इस वजह से उसको एस्मा का अटैक भी आ सकते हैं, तो ये होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स में आपका एलर्जिक, ट्रॉपिक और एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। ये सिंपल क्या होता है, इसमें सिंपल आपका एलर्जिक वर्ड आ रहा है, यानी एलर्जी की वजह से हो रहा है, ठीक है। आपका एलर्जी जो है आपकी फूड की वजह से हो सकती है, पोलन ग्रेन की वजह से हो सकती है, या हाउस में जो डस्ट झाड़ू वगैरह मारते समय हो सकती है, ठीक है। और जैसे ये जो होते हैं ना पैट के डेंडर होते हैं, पैट के डेंडर क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इधर से माइक्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं उनके बालों में, जो जितने भी जो हेयरी वाले जानवर होते हैं जिसके स्किन पे हेयर होते हैं उनसे ही ज़्यादातर ये आप बोल सकते एक्सपोज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर रिस्पॉन्स देते हैं वो, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू द इनहेलेशन, अगर वो सांस ले लेते हैं उनकी ऐसे एलर्जेंट से तो यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नॉन एलर्जिक में आपका आता है ये सारा, नॉन एलर्जिक और इंटेंसिक एस्मा बोल सकते हो है ये, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, ऐसे एलर्जी वाली कंडीशन नहीं आती, इसमें आपका एयर पोल्यूशन हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, ठीक है, इस वजह से अगर कोई ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इरिटेंट इज नॉट एयर नॉट रिलेटेड टू द एलर्जिक, ये एलर्जी से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट सच एज अ एयर पोल्यूशन, कोल्ड, हीट, वेदर चेंजेस, और यहाँ पे आपका फ्यूम्स हो गया, स्मोक हो गया, रूम डिओड्रेंट्स किसी ने छिड़क दिया, ठीक है। तो इन सब से एक और आपका इंपॉर्टेंट आता है नसेड्स से भी होता है ये, नसेड्स में आपका सिंपल एस्प्रिन आ गया, ठीक है, इस वजह से हो सकता है ये, ठीक है। और कुछ काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं अपने डेली यूज प्रोडक्ट्स में, आप प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं ना, ठीक है। इंडस्ट्री क्या करती है, बिना प्रिजर्वेटिव तो कुछ बना ही नहीं सकती वो, आपको पता है। तो प्रिजर्वेटिव से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस, इमोशन, ये सब आपका इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखो वैसे तो आपने सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अगर आपको अच्छे से, अगर आपने इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया अच्छे से, तो वहाँ पे आप एक बार देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। मैं आपको लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक भी दे दूंगी, ठीक है, यूट्यूब वीडियो को, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो आराम से। तो आप इसके कुछ फैक्टर कॉजेज है, रिस्क फैक्टर, आप इसको एक बार देख लेना, वैसे आपको समझ आ चुका है सारा ये, ठीक है। देखो मेन चीज़ आपकी पैथोफिजियोलॉजी आती है, ठीक है। इसके अगर आप पैथोफिजियोलॉजी को जो समझ लोगे तो ऑब्वियस सी बात आप इसके ट्रीटमेंट को आसान तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपका पहले तो होता है एलर्जेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है एलर्जेंट के जब तक कोई एलर्जेंट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तब तक तो उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। अब आपकी बॉडी में एलर्जेंट XYZ कहीं से भी आपका एलर्जेंट आ सकते हैं, ठीक है। एलर्जेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया ना कि कुछ भी आपका डस्ट वस्ट या पोलन ग्रेन फूड या कोई कुछ भी हो सकता है एलर्जेंट। तो एलर्जेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। अब एलर्जेंट सबसे पहले क्या करता है,
जो मैक्रोफेजेस होती हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में मैक्रोफेजेस होती हैं यहाँ पे, और मैक्रोफेजेस के यहाँ पे सरफेस पर बोल सकते हो एक तरह से MHC यहाँ पे 2 MHC कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम बोलते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एक MHC भी होता है, MHC1 भी होता है, और एक MHC2 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस पर हम 2 की बात कर रहे हैं, तो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे होता है, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये क्या करता है, सिंपल देखो, इस मैक्रोफेज ने क्या किया, इस एलिडेंट को खा लिया, ठीक है। अब खाने के बाद यहाँ पे इस एलिडेंट के इसने एलिडेंट ने क्या किया, डाइजेस्ट क्या करते हैं हम, डाइजेशन में क्या होता है, हम इस पार्टिकल को छोटे 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 उसमें तोड़ देंगे फ्रेगमेंट में। तो इसको हमने एलिडेंट को खाया, मतलब हमने नहीं, मतलब मैक्रोफेजेस ने खाया एलिडेंट को खाने के बाद यहाँ पे इसने छोटे छोटे पीसेस में इसको फ्रेगमेंट में इसे तोड़ दिया, ठीक है। तो ये सिंपल हमें बताया गया है। एलिडेंट आया, आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया, मैक्रोफेजेस ने क्या किया, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इसको खा लेंगे। अब इस ब्लैक कलर का जो एलिडेंट आया था इसको उसने खा लिया। अब खाने के बाद इसने इसको छोटे 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 हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया, यानी फ्रेगमेंट में इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब क्या होगा, अब देखो ये क्या करते हैं, जो ये मैक्रोफेजेस है ये अपने सिर पे इसको बिठा लेते हैं, ठीक है। अब इसने खाकर इस फ्रेगमेंट को क्या किया, अपने यहाँ पे बिठा लिया, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस क्या करता है, अब ये पूरी तरह से बॉडी में घूमता रहेगा ऐसी, ठीक है। अब इसके पास आते हैं टी सेल, ठीक है। अब टी सेल के पास यहाँ पे इसके पास अपने क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिसेप्टर आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे लिंक करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास साइटोटॉक्सिक रिएक्शन यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगी। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन में यहाँ पे जो आपका टी सेल है, यहाँ पे साइटोकाइनेज रिलीज होगा, ठीक है, जिसको हम ILT4 या पे ILT जो आपके जो है, देखो IL का मतलब क्या होता है, इंटरल्यूकिन, ठीक है। इस IL का मतलब क्या है, इंटरल्यूकिन, ठीक है। IL4 IL5, ठीक है। अब यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक है। इसके रिलीज होने से क्या होगा यहाँ पे, अब देखो, अब आपका जब ये जो इन्होंने एक टाइप ऑफ इन्होंने यहाँ पे जो टी सेल ने एक तरह से लिंक होकर क्या किया, साइक्लोकाइनेज रिलीज किया, ठीक है। अब यहाँ पे बनती है IgE एंटीबॉडीज होती है, मेन चीज वो होती है IgE एंटीबॉडीज, इसके अगेंस्ट बनेंगे अब, ठीक है। अब प्लाज्मा बीटा सेल क्या करती है, IgE एंटीबॉडीज यहाँ पे बनाती है, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे प्लाज्मा बीटा सेल ने क्या किया, क्योंकि प्लाज्मा बीटा सेल जो होती है ये इसका IgE एंटीबॉडीज को बनाएंगी, ठीक है। आपको पता है IgE एंटीबॉडीज कैसी होती है, देखो ये पहले इसके पास आएगा, ठीक है। टी सेल था उसने मतलब उसको थोड़ा सिग्नल दिया कि आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में एक तरह से एलिडेंट आ चुका है, और इस एलिडेंट को खत्म करने के लिए हम इसके रिस्पॉन्स में हमें एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी, एंटीबॉडी आपकी वाई शेप में होती है, ठीक है, इस तरह से एंटीबॉडी आपको दिखती है। तो अभी एंटीबॉडीज क्या होती है, कुछ एंटीबॉडीज क्या होंगे आपके ब्लड में घूमते रहेंगी उनको मारने के लिए, ठीक है। एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन क्या होता है, उनको बाइंड कर लेती है, जितना भी आपका एलिडेंट होता है ना उसको, जैसे एक एलिडेंट ये रहा, यहाँ पे पकड़ लिया, यहाँ पे पकड़ लिया, ये से बाइंड कर लेती है, क्योंकि एलिडेंट जितना अगर भागते रहेगा ना आपकी बॉडी के अंदर, उतना वो आपकी बॉडी में उल्टे सीधे काम करेगा, ठीक है। एंटीबॉडी क्या करती है, उसको पकड़ लेती है, बाइंड कर लेती है अपने साथ ऐसे, और फिर बाद में क्या होता है, मैक्रोफेजेस आती हैं उसको खा लेती हैं सारी, ठीक है। अगर आपके एलर्जेंट ऐसे भागता रहेगा ना आपकी बॉडी के अंदर, तो वो और साइड इफेक्ट आपके मतलब आपके जो पॉजिटिव इफेक्ट शो कर सकती है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन एंटीबॉडी क्या करती है, उसको पकड़ लेती है, उसको अपने पास पकड़ लेती है, और फिर क्या करती है, उसको खिला देती है, किसको, माइक्रोफेजेस को खिला देती है, वो जो आपके फेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, उनको खिलाकर उसके बाद वही वो प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है। एंटीबॉडीज बनती, इतना आपकी बॉडी के अंदर इफेक्ट शो होगा, ठीक है। देन कुछ एंटीबॉडीज आपके ब्लड में ऐसे फ्री फॉर्म में घूमती रहती है, कुछ एंटीबॉडीज क्या होती है, आपकी जो मास सेल होती है उसके ऊपर जाके लग जाती है, ठीक है। मास सेल के ऊपर जाके ऐसे एंटीबॉडीज लगेंगे। मास सेल क्या करते हैं, मास सेल के अंदर होती है ग्रेन्यूल्स, आपके हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स के, प्रोस्टाग्लैंडिन के ग्रेन्यूल्स होती हैं। अब यहाँ पे जब एंटीबॉडीज लगती हैं तो यहाँ पे डीग्रेनुलेशन होता है। मास सेल के पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे जब एंटीबॉडी आके लग जाती है तो यहाँ पे डीग्रेनुलेशन होगा अब, ठीक है, यानी आपकी जो हिस्टामिन है वो बाहर आएगा, ल्यूकोट्राइन है वो बाहर आएगा, तभी तो एलर्जिक रिएक्शन होगी ना आपको। आपकी बॉडी में सारा प्रोसेस चलता है ऐसे, ठीक है। एंड में आपको क्या होगी, एलर्जिक रिएक्शन होगी कि आपकी बॉडी में एलर्जी होगी है, उससे बचो, ठीक है। तो ये सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी है जो आपको हमेशा लर्न करनी है, क्योंकि जब आप ये समझ लोगे ना तो आपको जब ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका जब मैकेनिज्म आप देखोगे बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है ब्रोंकियल स्मूथ मसल,
देखो इफेक्ट तो आपको होना है ब्रोंकियल स्मूथ मसल में, आपको शो होना है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो ब्रोंकियल में आपको पता है ना, यहाँ पे जो आपके ब्रोंकियल्स होती हैं उसके स्मूथ मसल आपको लिया गया है यहाँ पे, और दिखाया गया है कि कैसे आपका इफेक्ट शो होता है। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे हिस्टामिन भी आया, हिस्टामिन के रिसेप्टर भी शो होंगे, ठीक है। हिस्टामिन भी एक्ट करेगा ना, हिस्टामिन यहाँ पे रिलीज हो रहा था मास्ट सेल से, ठीक है, वो भी यहाँ पे आके लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक तरह से आपके सिस्टीन और यहाँ पे ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या करते हैं, अब देखो जब यहाँ पे आपका हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर H1 रिसेप्टर जो है, ठीक है, H1 रिसेप्टर यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर हिस्टामिन आके लग जाएगा, ठीक है। अब हिस्टामिन लगेगा तो यहाँ पे एक तरह से GQ जो होता है, ठीक है। देखो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे पाथवे होती है, IP3 डैक पाथवे होता है, ठीक है। ये जो है हिस्टामिन जो है इस पाथवे को फॉलो करता है, देन यहाँ पे कैल्शियम को बढ़ा देता है। अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अपना फंक्शन जो है, ये जो मसल है स्मूथ मसल, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी रिस्पॉन्स कर रही है वो, ठीक है। तो अगर स्मूथ मसल ने कॉन्टैक्ट किया तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे दिक्कत शो करेगी। हमें इसको कॉन्टैक्ट होने से बचाना है, तो हम यहाँ पे हिस्टामिन की, आप बोल सकते हो यहाँ पे, तो आपने पढ़ा होगा H1 के एंटागोनिस्ट आपने पढ़े होंगे, ठीक है। इससे ये आपका अपने एंटा जो हिस्टामिन है वाला है, ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जो होते हैं, ये अपने इससे प्रीवियस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इनको ब्लॉक कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे खत्म हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे है, ये जो आपका ल्यूकोट्राइन हो गया, ठीक है। ल्यूकोट्राइन से आपको पता है कितने वो होते हैं, तो ल्यूकोट्राइन की ब्लॉकेज हमें करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, तो क्योंकि ये भी इस पाथवे को ब्लॉक कर रहा है। देखो अगर जो इस पाथवे को फॉलो करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा ही करेगा, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। जब हम, आपको पता है IP3 डैक पाथवे यहाँ पे फॉलो करेगा, ये भी देखो, ये भी आपको क्या कर रहे हैं, IP3 डैक पाथवे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जब ल्यूकोट्राइन मास्ट सेल से रिलीज होंगे तो वो इसके पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन यहाँ पे कैल्शियम का इंक्रीज कर रहा है आपके सेल के अंदर, ठीक है। ऐसे आपका जो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन होता है वो भी क्या करता है, एसिटाइलकोलिन आपका यहाँ पे M3 जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको अच्छे से बता नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि M3 रिसेप्टर क्या होते हैं, एन रिसेप्टर क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन भी क्या करता है, इसी पाथवे को फॉलो करता है, IP3 डैक पाथवे को फॉलो करता है, और यहाँ पे कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कैल्शियम का हमें लेवल बढ़ाना नहीं है अंदर, खत्म करना है इसको, मतलब एक तरह से खत्म नहीं, कॉन्टैक्ट को कम कम करना है, क्योंकि कैल्शियम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, ठीक है। अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए रिलैक्सेशन, तो अब हम इन तीनों के तो हम क्या देंगे, एंटा देंगे, यानी इसके अपोजिट काम करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो जो चीज़ रिलैक्स कर रहे हैं उसके हम उसको और बढ़ा देंगे, जो चीज़ रिलैक्सिंग कर रही है उसको हम यहाँ पे बढ़ावा देंगे। कैसे देंगे, अब देखो यहाँ पे आपके पास है बीटा 2 रिसेप्टर, यहाँ पे आपका क्या अटैच होगा, एड्रेलिन आके, एड्रेलिन देखो यहाँ पे हम आगे जब मेडिसिन पढ़ोगे ना, सिम्पटोमेटिक ड्रग्स देते हैं हम यहाँ पे, एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन देते हैं, ये सब आप आगे देखोगे कैसे कैसे, तो इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो आगे जितनी भी मेडिसिन आप पढ़ोगे ना बहुत आसान है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनका क्या करेंगे, इसका एक तरह से इस पाथवे को हम और इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा रिसेप्टर जो है एड्रेलिन इसके ऊपर लगेगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो कैंप है CMP जो होता है, CMP का हमें जब भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब CMP को जब ये बढ़ाते हैं, ठीक है, ये जो रिसेप्टर है जब ये फंक्शन जो करता है तो CMP यहाँ पे बढ़ जाता है, CMP बढ़ेगा तो यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। अब इस CMP को क्या करते हैं, जो PD एक एंजाइम होता है, ठीक है, इसको डिग्रेड कर देता है, ठीक है। इसको डिग्रेड कौन करता है, ये जो PD एंजाइम है इसको ये डिग्रेड करता है, ठीक है, CMP को। अगर हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये क्या डिग्रेड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा और यहाँ पे रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये पाथवे हमें और फॉलो करवाना है और इनको हमें इनहिबिट करना है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ फंक्शन आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। इसी से रिगार्डिंग आपकी मेडिसिन होंगी और क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एस्थमेटिक जो है। अब पहला आपके पास आता है ब्रोंकियोडायलेटर, ठीक है। ब्रोंकियोडायलेटर के अंदर आपकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आती है, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ब्रोंकियोडायलेटर के अंदर आपके पास बीटा सिम्पटोमेटिक ड्रग्स आती हैं, देखो ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस आपको जस्ट इनका मैकेनिज्म देखना है, मैकेनिज्म आप ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। बस आपको एकदम से पढ़ना है, सिंपल आपको यहाँ पे पढ़ने का काम रह गया, अच्छे से समझना है इसको और अपने एग्जाम में जाकर लिख देना है, ठीक है। और नोट्स एक बार पढ़ना है आपको, सिंपल, बस काम खत्म है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके बाद मिथाइल हेक्सेंथीन आपको दिया हुआ है, एंटीकोलिनर्जिक यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये आपकी ब्रोंकियोडायलेटर के अंदर क्लासिफिकेशन आती है।
उसके बाद आपको ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आता है, ठीक है। मास्ट स्टेबलाइजर हम देखने वाले हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हमें देखने वाले हैं, और एंटी एजीई एंटीबॉडीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो एंटीबॉडीज थी वो भी यहाँ पे कर रही है, मास्ट सेल को स्टिमुलेट कर रही है और हिस्टामिन को प्रोड्यूस करवा रही है, हिस्टामिन को रिलीज करा रही है, ल्यूकोट्राइन को रिलीज करा रही है, ठीक है। ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस एंटीबॉडीज को भी रोकना है यहाँ पे, ठीक है। एंटीबॉडीज को भी यानी अपोज करना है यहाँ पे। तो पहले हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या आती है, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर में क्यों देंगे, देखो सिंपल है। आपकी जो जब एस्मा की कंडीशन में क्या हुआ था, आपकी ब्रोंक्यू कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी। अगर ब्रोंक्यू कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, स्पाज्म, यानी एक तरह से जैसे आपकी ब्रोंक्यू इतनी थी ना पहले, अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, ल्यूमिन कम हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिफिकल्टी होगी, ऑक्सीजन लेने में डिफिकल्टी होगी, उसको सांस लेने में डिफिकल्टी होगी। अगर आप इसको डायरेक्ट कर देते हो, खोल देते हो, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हो, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, यानी आप अच्छे से ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हो, एक्सहेल कर सकते हो, ठीक है, ऐसा। तो ये सिस्टम होता है। तो ब्रोंकोडायलेटर हमें आपको पता चले क्यों देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो सिंपल आपके मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बता दी कि ब्रोंकोडायलेटर्स दीज आर द ड्रग्स यूज्ड इन ब्रोंकियल एस्मा। ब्रोंकियल एस्मा में इस्तेमाल करते हैं, रिलैक्स द स्पाज्म ऑफ द ब्रोंकी बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, ठीक है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके करता है, ठीक है। अब आपका आता है बीटा टू सिंपथोमैटिक ड्रग्स आती है आपके पास, ठीक है, पहले। उसके बाद आपकी आती है मिथाइल हेक्सेंथीन आती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आती है। तो 3 तरह की क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़नी है आपको। देखो यहाँ पे आपको पहले क्लासिफिकेशन देखने वाले बीटा सिम्पथोमैटिक ड्रग्स की। अब नाम से समझ आ रहा है, यानी देखो सिम्पथो मतलब सिम्पथोमैटिक सिस्टम को सिंपल देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिम्पथोमैटिक नर्वस सिस्टम को यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेशन हो रही है, ठीक है, यानी इसको बढ़ा रहा है और भी। और मिमेटिक मतलब क्या होता है, किसी की मिमिक करना, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको उसकी मिमिक कर रहा है, ठीक है, यानी उसको बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे जो बीटा 2 रिसेप्टर मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे सिंपल क्या था, बीटा 2 रिसेप्टर जो है यहाँ पे हमें इसको बढ़ाना है, क्योंकि कैंप को जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा, ये हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो हमें एक रिलैक्सेशन करानी है, तो यहाँ पे हमें इसकी ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स देनी पड़ेंगी जो इसका और भी इसको बढ़ा सके, ठीक है। तो ऐसी ड्रग्स जो मिमिक करती हूँ, तो सिंपल यहाँ पे बीटा 2 सिम्पटोमैटिक ड्रग्स हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ आ गया क्या होता है, क्योंकि ये सीएमपी को यहाँ पे बढ़ा रही है, सीएमपी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है बीटा 2 सिम्पटोमैटिक ड्रग्स में द सिम्पटोमैटिक ड्रग्स whose mimic that the sympathetic stimulation, ठीक है। देखो आपको पता है कि बीटा के 2 रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 और बीटा 2। बीटा 1 जो आपका हार्ट के अंदर होता है, ये हार्ट के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, और बीटा 2 जो आपका होता है वो लंग्स के अंदर होता है। तो हमें बीटा 2 रिसेप्टर्स को ही टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिम्पटोमैटिक ड्रग्स एजेंट्स दैट बीटा एडर्जिक रिसेप्टर्स एगोनिस्ट, यहाँ पे एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो इसको बढ़ाते हैं, एंटागोनिस्ट नहीं, एगोनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा एडर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट देंगे, वाइडली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा, ठीक है। तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे सिंपल आपको समझ आ जाएगा, अगर आप इसको पढ़ोगे ना एक बार तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहली लाइन में आपको सिंपल यहाँ पे बताया कि जो आपका बीटा 2 रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करता है ये, ठीक है। देन आपका रिलैक्स होगा, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ड्रग्स क्या होती है बीटा 2 के साथ साथ बीटा 1 को भी इफेक्ट कर देती हैं। अगर देखो बीटा 1 कहाँ होता है, हार्ट के अंदर होता है। अगर वो बीटा 1 के ऊपर इफेक्ट करती हैं तो यानी उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो कार्डिक के ऊपर आएगा, हमारे हार्ट के ऊपर आएगा, तो यहाँ पे कार्डिक स्टिमुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक तरह से डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो, ठीक है। पर अभी यहाँ पे आपका जो बीटा 2 एडर्जिक रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे उसको ब्लॉक करने के लिए ज़्यादा ग्रेटर एफिनिटी वाली ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीटा सिम्पथोमैटिक की ड्रग्स दी है, जैसे आपको ब्यूटालीन हो गया, ठीक है, सालब्यूटामोल हो गया, और यहाँ पे सालमेट्रोल हो गया, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स हैं, आप इसको इसके अकॉर्डिंग आप इसको लर्न कर सकते हो। अगर एक तो देखो आपको सिंपल ड्रग्स लर्न हो गई, लेकिन आपको यहाँ पे साबा और लामा के अकॉर्डिंग लर्न करनी है, ठीक है। साबा और लामा मतलब क्या होते हैं, देखो साबा का मतलब होता है, साबा की फुल फॉर्म लिख लो, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, और लाभा क्या आपका सिंपल होगी कि लॉन्ग एक्टिंग, ये लॉन्ग एक्टिंग होगी, शॉर्ट एक्टिंग होगी, एस से शॉर्ट एक्टिंग और एल से लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। इसमें आपको ड्रग्स दिए, आप इसको इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी लर्न कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिंपल बताया कि जो आपका एक एग्जांपल लेके आपको बताया कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको यहाँ पे सिंपल समझ आ गया कि इसको स्टिमुलेट करते हैं, बीटा जो आपका 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट होगा, ठीक है। स्टिमुलेट होने के बाद यहाँ पे जो सीएमपी है यानी साइक्लिक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म, सीएमपी क्या होता है, साइक्लिक एडेनिन
मोनोफॉस्फेट इसको क्या करते हैं, राइज कर देते हैं। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है रिलैक्सेशन होगी, रिलैक्सेशन होगा तो हमारे जो एस्मा की प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं या आप उसको रिलीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मिथाइलजैंथीन। मिथाइलजैंथीन में आपकी 3 ड्रग्स आती हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके आती है थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन एंड हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन। ठीक है, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन आपकी ड्रग्स आती है 3। तो इनको आपको लर्न करना है। सिंपली आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो इसको आप इस्तेमाल जो कर सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज अ डाई मिथाइल जैंथीन। इसको हम क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल जैंथीन बोल देते हैं। आपका सीओपीडी और एस्मा में दोनों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ब्रोंको डायलेशन करती है, ब्रोंकियो को डायलेट करती है, ब्रोंकियल्स को क्या करती है, डायलेट। ठीक है, एंड द टिश्यू जो आपका सीएमपी है, मैंने बताया ना, इंक्रीज द टिश्यू कंसंट्रेशन ऑफ सीएमपी। सीएमपी बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन होगा और आपकी जो डायलेशन है वो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपका आता है एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक जो होगा ये आपका मस्करेनिक एंटागोनिस्ट होगी। ठीक है, मस्करेनिक को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, एक्चुअली जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर रहे हैं ताकि वो अपना फंक्शन ना शो कर पाए। तो एन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स इज अ सब्सटेंस दैट ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देते हैं इन द सेंट्रल लेवल पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, इसको ब्लॉक कर रहे हैं, सिंपल यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ड्रग्स दी हैं, एंटीकोलिनर्जिक आपको ड्रग्स दी है, तो ये भी आपको देखो यहाँ पे सामा और लामा है। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, आपको ड्रग दी है, यहाँ पे पहली ड्रग है आपके पास है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और यहाँ पे टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये ड्रग्स आपकी जो आपके एज अ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट शो करती है। ये सिंपल आपके जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक मस्कुलिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे जो आपका रिजल्ट इन डिक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, सीजीएमपी को यहाँ पे कम कर देती है। ठीक है, ये भी कम होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे स्मूथ मसल जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक तरह से इन्फ्लेमेटरी केमिकल होता है। ल्यूकोट्राइन आर द इन्फ्लेमेटरी केमिकल विच आर बॉडी रिलीज आफ्टर द कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद, देखो अगर आपकी बॉडी में कोई एलर्जेंट आ जाता है, मैंने आपको बताया ना कि जब एलर्जेंट आया मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था उसका। ठीक है, तो एलर्जेंट आने के बाद आपके एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज फिर मास्ट सेल के ऊपर लगती है, जाके मास्ट सेल वहाँ पे आपका हिस्टामिन ल्यूकोट्राइन ये सब आपका रिलीज करता है। अब ल्यूकोट्राइन भी वहाँ पे रिलीज हो रहा है। अब अगर हम ल्यूकोट्राइन को कम कर देंगे तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। जो इन्फ्लेमेशन आ रही है आपकी अस्थमा के उसमें, अस्थमा के पेशेंट में क्या हो रहा था, आपका जो ट्रैकिया है, एयरवे पाथवे है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ रही है और आपको वो ल्यूमिन छोटा हो रहा है। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, खोलना है, डायलेट करना है। इन्फ्लेमेशन वहाँ पे अगर हम इन्फ्लेमेशन को कम कर देंगे वहाँ से, ठीक है, इन्फ्लेमेशन किस वजह से आ रही है, ल्यूकोट्राइन की वजह से आ रही है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी केमिकल है। ठीक है, ये आपको कब रिलीज होता है, जब आपकी बॉडी में एलर्जेंट आ जाता है कोई, ठीक है, या कोई एलर्जी ट्रिगर करने वाला आ जाता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तब ये आपका यहाँ पे रिलीज होता है और इन्फ्लेमेशन शो करता है। तो यहाँ पे मेन 2 ही मेडिसिन होती हैं। पहला आपके पास है मोन्टिल्यूकास्ट आप बोल सकते हो, और यहाँ पे जेफ्रुलुकास्ट। ठीक है, तो ये 2 मेडिसिन आपके पास है जो आपको लर्न करनी है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको बताया ना, सिंपल क्या करते हैं कि आपका ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, इनिबिट द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्या होता है, अब मास्ट सेल को हमेशा एक तरह से इमेजिन करना है कि एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। ठीक है, जब भी हिस्टामिन का नाम आए तो ऑब्वियस बात है वो एलर्जी ही शो करेगा। ठीक है, तो मास्ट सेल फर्स्ट ऑफ ऑल मास्ट सेल होते क्या चीज़ है, ये एक तरह से वाइट ब्लड सेल्स का ही टाइप होते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड पार्ट ऑफ इम्यून एंड न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड न्यूरो इम्यूनो सिस्टम्स कंटेनिंग अ हिस्टामिन। ठीक है, हिस्टामिन कंटेन करते हैं। एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या होते हैं, यूज टू प्रिवेंट द कंट्रोल एलर्जिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, आपके एलर्जिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इनको मतलब लेते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर हम लेते हैं। ठीक है, एंड दे ब्लॉक द कैल्शियम चैनल एसेंशियल फॉर मास्ट सेल। हम इसको, जो इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जब डीग्रेनुलेशन होती है तो वहाँ पे कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो वहाँ पे डीग्रेनुलेशन नहीं होगी। अगर डीग्रेनुलेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका हिस्टामिन है वो बाहर नहीं आएगा, हिस्टामिन बाहर नहीं आएगा तो एलर्जी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे सिंपल हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो दे ब्लॉक द कैल्शियम चैनल एसेंशियल फॉर द मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन। ठीक है, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये चीज़ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो सारा कुछ लर्न हो जाएगा आपको, मतलब सारे स्टेप वाइज है। ठीक है, तो ब्लॉक द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एसेंशियल, किस लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिग्रेनुलेशन करा रहे हैं।
ठीक है। अगर कैल्शियम चैनल नहीं आएगा, कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो डिग्रेनुलेशन नहीं होगी, तो मास्ट सेल हिस्टामिन बाहर नहीं आएगा, तो हिस्टामिन बाहर नहीं आएगा तो एलर्जी नहीं होगी। ठीक है, सिंपल। एंड सो प्रिवेंट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड रिलेटेड मीडिएटर्स। ठीक है, उसके रिलेटेड जो और मीडिएटर्स होते हैं वो भी बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स आते हैं। ठीक है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। तो यहाँ पे आप इसको सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दे सकते हो, और यहाँ पे इनहेलेशन जो आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है वो इस्तेमाल करते हो। स्टेरॉइड आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि corticosteroids are the one of the type of steroids and used treatment of asthma is called as a, अगर वो एस्मा के लिए यूज हो रहे तो यहाँ पे ग्लाइकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, दे वर्क एज अ suppressing the inflammation reaction, जो यानी ये जो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये ऑब्वियस क्या करेगा काम, ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन को कम करेगा, उससे स्वेलिंग नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी तो नैरो जो आपकी ल्यूमेन है वो नैरो नहीं होगा, अगर नैरो नहीं होगा तो ऑब्वियसली बता ऑक्सीजन अच्छे से ले पाओगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग्स दी हुई है सिस्टेमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर, आपकी हाइड्रोकोर्टिसोन आती है और प्रेडिनिसोन आपकी ड्रग्स आती है। ठीक है, ये आपका नेचुरल फॉर्म में होता है, और नेचुरल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आपका एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। देन इनका मैकेनिज्म है, ये तो बड़ा इजी है, अगर आप इसको एक बार लर्न करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी के तो बड़ा आसान से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन होते हैं ना, कंट्रोल द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपकी मिटिगेशन माइग्रेशन में हेल्प करता है ल्यूकोट्राइन्स के, तो उनको एक तरह से कंट्रोल करता है। ठीक है, एक बार इसको देखोगे तो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, ये जो इंपॉर्टेंट है ये भी, एंटी एजी एंटीबॉडीज। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं ओमालीजुमैब। ठीक है, एक तरह से एंटीबॉडी है, इट इज अ मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी। ठीक है, टारगेट द हाई एफिनिटी रिसेप्टर बाइंडिंग साइट एंड द ह्यूमन इम्यूनो आईजीई के ऊपर, ये मतलब एक तरह से ग्लोबुलिन आईजी के ऊपर बाइंड करती है। इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये क्या होती है, एक आईजीए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, हम देखो यहाँ पे आईजीई एंटीबॉडीज अलग है, यहाँ पे आईजीजी एंटीबॉडीज जो है ये अलग है, ये आपकी ये वाली बॉडीज है। ठीक है, एंटीबॉडीज ये वाली है। ठीक है, ये सिंपल क्या करती है, इनिबिट करती है आईजीई एंटीबॉडी बाइंडिंग को। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो मास्ट सेल के ऊपर यहाँ पे एंटीबॉडीज आके लग जाती हैं। ठीक है, अगर एंटीबॉडी यहाँ पे लगेंगी तो इसका मतलब कि जो आपकी अंडर ग्रेन्यूल्स वगैरह जो भी पड़ा होगा, ठीक है, मास्ट सेल के अंदर, ये सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, हिस्टामिन बाहर आ गया, ल्यूकोट्राइन बाहर आ गया, प्रोस्टाग्लैंडिन बाहर आ गया। अगर ये बाहर आएगा तो ऑब्वियस बात है एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पे शो होगी, एलर्जी यहाँ पे शो होगी। अगर यहाँ पे हम इस बाइंडिंग को खत्म कर देते हैं, अगर इस बाइंडिंग को यहाँ पे थोड़ा कम कर देते हैं तो ऑब्वियस बात है बाहर नहीं आएगा, एलर्जी आपको होगी नहीं। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे होगा। ठीक है, एक बार इसको जब पढ़ोगे तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो ये छोटा सा का प्रोसेस है। ठीक है, बाकी आपका सारा जो ये है खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ब्रोंकोडायलिटिस सब हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो एस्मा आपका खत्म है। इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड करो नोट्स को और पढ़ो आराम से। ठीक है, हैव नाइस डे, थैंक यू।